हेलो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने राज्य की जो विधानमंडल है, व्यवस्थापिका है, उसके ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम राज्य की जो कार्यपालिका है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है और उसकी जो इकाइयां हैं राज्य, उनमें जो कार्यपालिका है, शासन के दो स्तर हैं, केंद्र के और उसकी जो इकाइयां हैं राज्य उनकी। तो यहाँ भी कार्यपालिका का जो स्वरूप है लगभग लगभग वैसा ही है जैसा कि संघ यह जो कार्यपालिका है उसका होता है। तो भारत के जो संविधान है उसमें जो राज्य में जो सरकार है उनकी जो परिकल्पना लगभग वैसी है जैसी केंद्र के लिए की गई है और इसीलिए इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान का जो छठा भाग है उसमें राज्य सरकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता आदि शामिल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो राज्यपाल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो राज्यपाल है उसका जो एक संवैधानिक दर्जा है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है और व्यवहारिक रूप में एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी वो कार्य करता है। तो इस तरह जो राज्यपाल है उसका जो कार्यालय है वो धुरी भूमिका निभाता है। तो सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन इसमें जो 7वां संविधान संशोधन है उसके अनुसार एक धारा जोड़ी गई कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो नियुक्ति के संबंध में जो राज्यपाल है वो न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, न ही अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि राष्ट्रपति को चुना जाता है उस प्रक्रिया से। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि राष्ट्रपति हमारे पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख है, वैसे ही हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संघ की जो इकाइयाँ हैं उनका यह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संविधान में जब निर्माण का कार्य चल रहा था तो उस समय राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की का जो मुद्दा था वो काफ़ी उठा था, लेकिन अंत में जाके जो समन्वय का जो सिद्धांत है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अपनाया था और प्रैक्टिकल रूप में कि भाई क्या सही है, उसके आधार पे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से यह पद नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया गया। तो राज्यपाल का जो सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल बीच है उससे संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, एक कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो पद के अनुरूप जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे को लेकर उनमें संघर्ष हो सकता है, कार्यशैली है उसको लेकर उनमें संघर्ष हो सकता है। तो राज्यपाल सिर्फ क्या होता है कि एक संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके लिए निर्वाचन के लिए चुनाव की जो जटिल व्यवस्था है और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस तरह से राज्यपाल का जो पद है वो हमने कनाडा और में जो राज्यपाल का जो पद है कि केंद्र द्वारा उसकी नियुक्ति होती है उसको हमने यहाँ स्वीकार किया और उसके संबंध में 2 अहर्ताएँ निर्धारित की कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो इसके साथ इन 2 शर्तों के साथ जैसे जैसे राज्यपाल के पदों पर नियुक्ति होती चली गई शुरू से लेकर अब तक, तो इनके साथ कुछ परंपराएं भी जुड़ती चली गई कि पहला उसे बाहरी होना चाहिए कि जैसे राजस्थान का में किसी राज्यपाल को नियुक्त करना है तो वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो स्थानीय जो राजनीति है उससे पूर्ण रूप से मुक्त रहेगा और अपने स्वयं विवेक अनुसार वो कार्य स्वतंत्र रूप से रहकर वो कर सकता है। और दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वो राज्य के मामले में उस राज्य के
जो मुख्यमंत्री है उससे आवश्यक रूप से परामर्श कर ले कि भाई हम आपके यहाँ इस प्रकार के राज्यपाल को नियुक्त करने जा रहे हैं जिससे कि संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सकें। तो ये परंपराओं के अनुसार उसकी जो अर्हता हैं उनके साथ ये दो बातें जुड़ती चली गई। फिर भी राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं तो उसमें जैसे हम देखें तो उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए न ही विधानमंडल का सदस्य, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए तो उसे सदन से उस स्थिति से अपना पद छोड़ना पड़ेगा जब वो राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करेगा। उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, और इनके साथ साथ जो शर्तें हैं कि वो 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, और ये उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो मानक हैं उनके हिसाब से राज्य मिलकर उन्हें प्रदान करेगा। कार्यकाल के दौरान उनकी जो आर्थिक उपलब्धियां हैं और भत्ते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की शर्तें उसके पद के साथ जुड़ी हुई हैं। और कार्य ग्रहण करने से पहले राज्यपाल एक सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है जिसमें वो निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा। संविधान और विधि की जो रक्षण है और प्रतिरक्षा है उसकी वो शपथ लेता है। पदावधि जो इसका कार्यकाल है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत है वो अपने पद पे बना रहता है। अब यदि हम इसकी जो शक्तियाँ और कार्य हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान जो कूटनीतिक, सैन्य, जो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त नहीं होती। तो सबसे पहले जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उसके बारे में, जैसे कि जो राज्य सरकार के जो सभी कार्यकारी कार्य हैं औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। इन संबंध में नियम बनाना वो उन्हीं के नाम से बनाए जाते हैं। कार्य निष्पादित जो आदेश हैं वो अन्य जो प्रपत्र हैं वो कैसे प्रमाणित होंगे वो सब इनके माध्यम से किए जाते हैं। राज्य सरकार की जो कार्य की जो लेन देन है अधिक सुविधाजनक या उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु वो नियम बना सकते हैं। मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं उनको नियुक्ति का दायित्व राज्यपाल का होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उन्हीं के माध्यम से होती है, वो भी एक प्रसाद पर्यंत पद है जो कि राज्यपाल के अधीन बना रहता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति वो करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि वो केवल नियुक्ति करते हैं लेकिन उन्हें हटाने का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति का होता है। मुख्यमंत्री से वो प्रशासनिक मामलों में किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से करते हैं। राज्यपाल जो विशेष जो शक्ति है उनकी, और इसके कारण ही अब तक शुरू से लेकर अब तक ये बड़ा विवादित पद बना हुआ है, जिसके कारण कि आप संवैधानिक जो आपातकाल है राज्य में, यानी संवैधानिक तंत्र विफलता इसके तहत मानी जाती है, उसके संबंध में वो राष्ट्रपति को 356 के तहत सिफारिश कर सकते हैं। एक जो राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनका जो कुलाधिपति हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, और कुलपतियों की नियुक्ति उन्हीं के माध्यम से की जाती हैं। तो ये तो उनकी कार्यपालिका शक्ति हुई। अब उनकी जो विधायी शक्तियाँ हैं कि जो राज्यपाल, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि राज्य की जो विधानसभा है उसका अभिन्न अंग होता है। इस नाते वो राज्य विधानसभा के सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, और विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात या पहले प्रतिवर्ष के जो पहला सत्र होता है उसके माध्यम से संबोधित करना, और किसी सदन या विधानमंडल के सदन को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामले में संदेश भेजना, और यदि विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है तो वो किसी भी वरिष्ठतम सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं, वैसे ही विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को वो नामित कर सकते हैं। और निचला सदन जो राज्य विधानसभा है उसमें एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य की नियुक्ति भी वो कर सकते हैं। और विधानसभा सदस्य की निहरता से संबंधित कोई मुद्दा है तो वो इस पर निर्वाचन आयोग से
विचार करके उस पर अपना निर्णय दे सकते हैं। अब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजते हैं तो उससे संबंध में राज्यपाल क्या क्या स्टेप लेते हैं वो या तो विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, उसकी स्वीकृति रोक सकते हैं, विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। यदि वो वापस उनके पास पुनर्विचार के बाद लौटता है तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति उसे देते हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें वो ये मानते हैं कि ये राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु भेजना अनिवार्य है तो उसे वो सुरक्षित रख सकते हैं और राष्ट्रपति के पास उसे विचार हेतु भेज सकते हैं। जब कभी विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा भी वो कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की जो शक्तियाँ हैं उसी के समान ही वो। और राज्य का जो बजट है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो राज्य लोक सेवा आयोग के उनकी जो वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो सदन में रखवाने का दायित्व भी उन्हीं का होता है। तो ये विधायी शक्तियाँ जैसे कि लगभग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के समान ही मानी गई हैं। अब वित्तीय शक्ति, जैसे राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के सामने रखा जाए, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाए, बिना उनकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, और किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक जो निधि है उससे वो अग्रिम ले सकते हैं। महापंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 साल के बाद जो रिपोर्ट है जिसके लिए कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो उसके संबंध में रख सकते हैं। ये उनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब उनकी जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें जैसे कि राज्य के राज्यपाल को उन विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध या किसी अपराध के लिए यदि किसी को सिद्ध दोष ठहराया गया है तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकते हैं। और राज्य का जो न्याय आयोग है उससे जुड़े लोगों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और इन नियुक्तियों में राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक जो सेवा आयोग है उनसे वो विचार कर सकते हैं। तो ये वो तमाम शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल को मिली हुई हैं अपने पद के साथ। और इन शक्तियों के साथ ही जो कई बार आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो दोनों ही संवैधानिक बॉडी हैं। एक देश का संवैधानिक प्रमुख है, दूसरा उसकी जो इकाइयाँ हैं राज्य उसका संवैधानिक प्रमुख है। तो दोनों में तुलना करते हुए कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनमें दोनों पदों में कौन शक्तिशाली है और किस प्रकार से उनमें जो असमानता है वो देखने को मिलती है। यदि हम वीटो शक्ति की तुलना करें तो जैसे सामान्य विधेयक है तो जैसे राष्ट्रपति की देखें कि प्रत्येक साधारण विधेयक पर जब जो संसद के दोनों सदन चाहे अलग अलग हों या संयुक्त बैठक से पारित कर होकर आता है उसे राष्ट्रपति के पास जब मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो वो उसे या तो स्वीकृति दे सकते हैं, तब तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, उसे स्वीकृति रोक सकते हैं तो ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है और वो अधिनियम नहीं बन पाता। और यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति अवश्य देते हैं और राष्ट्रपति के पास जो स्थगन का जो वीटो का अधिकार है वो इसमें काम ले सकते हैं। यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो वो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, इसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। वो स्वीकृति रोक सकते हैं जिससे कि वो अधिनियम विधेयक खत्म हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता। तो इसी दृष्टि से जो राज्यपाल है वो वैसी ही शक्ति है जैसे कि वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं तो अधिनियम बन जाता है, उसे रोक सकते हैं तो वो अधिनियम नहीं बन पाता है और वो उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यदि ये तो ही साधारण विधेयकों से संबंधित बात। यदि धन विधेयक से संबंधित कोई मामला है तो यदि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा कोई वित्त विधेयक जाता है तो वो प्रथम दृष्टया तो उसे स्वीकृति देते हैं और वो अधिनियम
बन जाता है। और ऐसे ही जब राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उनमें भी लगभग ऐसी ही बातें हैं। और ये तो हुई विधेयकों से जो विधायन के क्षेत्र उससे संबंधित बातें। अब हम राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है कि क्या राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान में राज्य में केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है, यह आपको सबको पता है। और जो राज्यपाल है उसको नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में उनको मिली जो तमाम जो शक्तियां हैं उनका वास्तविक जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। तो यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति व कार्यों को मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिसमें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। तो राज्यपाल की इन संवैधानिक शक्तियों का जो उन्हें प्राप्त है उनको हम अनुच्छेद 164, 63 और 154 के उपबंधों के माध्यम से समझ सकते हैं कि 154 की राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी और ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। उन्हें अपने विवेकाधिकार वाले जो कार्य हैं उनके अलावा, जैसा कि अनुच्छेद 163 बताता है, इसके लिए कार्य करने के लिए उन्हें सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उनके पास होगी और जो 164 के अनुसार वो मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी और जो राज्यपाल है वो एक संवैधानिक बुनियाद के रूप में होगा। तो वो ऐसे उपबंध हैं जो कि राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्थापित करते हैं। दूसरा, जो राज्यपाल की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति की तुलना में कुछ भिन्न है। जैसे कि संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करेगा, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। तो संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राज्यपाल है वो अपने विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध होगा। जैसे कि राष्ट्रपति के विचारात किसी विधेयक को आरक्षित रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी जो केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें जो खनिज उत्खनन की जो रॉयल्टी है उसका वितरण या निपटान करना, और मुख्यमंत्री से जो भी अन्य विधानमंडल से संबंधित या प्रशासनिक मामलों से संबंधित यदि कोई जानकारी है वो उनका कलेक्शन करना। इसके अलावा जो विवेकीय अधिकार हैं राज्यपाल के वो परिस्थिति जन्य होते हैं। उनमें वो किस प्रकार से कार्य करेंगे कि जैसे विधान जो सभा के जो चुनाव है उसमें यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाए और उनका कोई निश्चित उत्तराधिकार नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करना। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की जो बर्खास्तगी है उसके संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना है या नहीं उसके संबंध में अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करना। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को बड़ा ही मजबूत करते हैं। तो राज्यपाल अपने कार्यकाल के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत इस तरीके से दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तो वो राज्य के संवैधानिक मुखिया की और केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका जब वो निभाते हैं तब उनका ये पद एक विवादग्रस्त पद बनता गया है। और ऐसी स्थिति तब देखने को मिलती है जब दोनों ही शासनों के स्तरों पे विपरीत दलों की सरकारें चुनकर आती हैं, लेकिन फिर भी जो राज्यपाल का जो पद है वो राज्य के स्तर पर एक संविधान की चौकसी करने वाला, संविधान को अतिक्रमण से बचाने वाला और संविधान के अनुरूप जो शासन प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है इस बात को देखने का जिम्मा राज्यपाल को हमारे भारतीय संविधान ने सौंप रखा है, जो कि बखूबी तरीके से राज्यपाल अपने इस कार्य को अंजाम देते आए हैं। तो ये था
राज्यपाल का पद, जो कि राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।